हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर। ठीक है, तो सेकंड पेपर हम लोग का क्या है, वो है विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, परामर्श काउंसलिंग से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को लिखिए। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा परामर्श का अर्थ काउंसलिंग क्या होता है। परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता यानी काउंसलर किसी व्यक्ति की समस्याओं, व्यक्ति मतलब कौन सा, छात्र, तो किसी व्यक्ति की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर उसे उचित सलाह और मार्गदर्शन देता है ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। यह एक व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और व्यवहार को समझा जाता है। परामर्श का क्या महत्व होता है, तो ये समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। क्या, तो ये पहला है, समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत, शैक्षिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत, शैक्षिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। यह आत्मसमझ को बढ़ाता है। ठीक है, व्यक्ति अपनी क्षमताओं, रुचियों और कमजोरियों को पहचानता है। यह सही निर्णय लेने में सहायता करता है। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में यह मदद करता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है, चिंता, डर और तनाव को दूर करता है। व्यक्ति विकास में सहायक होता है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है इसमें। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है। व्यक्ति में आत्मनिर्भरता और कॉन्फिडेंस लाता है। ठीक है, यह सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। जीवन के प्रति अच्छा नजरिया बनाता है। सामाजिक समायोजन में सहायता करता है। व्यक्ति परिवार और समाज में अच्छे से एडजस्ट हो पाता है। इसका देखिए निष्कर्ष यह निकलता है कि परामर्श एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी समस्याओं को सुलझाने और समझने में और उन्हें दूर करने में सहायता देकर उसके जीवन को सफल और संतुलित बनाती है। तो परामर्श एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति को उसकी समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने में सहायता देकर उसके जीवन को सफल और संतुलित बनाती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, समाहारक परामर्श से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए समाहारक परामर्श, ठीक है, जिसे इक्लेक्टिक काउंसलिंग कहते हैं। समाहारक परामर्श वह विधि है जिसमें परामर्शदाता किसी एक ही सिद्धांत या पद्धति पर निर्भर ना कर रहकर विभिन्न परामर्श पद्धतियों जैसे डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव के उपयोगी तत्वों को मिलाकर व्यक्ति की समस्या के अनुसार उपयुक्त तरीका अपनाता है। यानी समाहारक परामर्श वह विधि है जिसे परामर्शदाता किसी एक ही सिद्धांत या पद्धति पर निर्भर ना रहकर विभिन्न परामर्श पद्धतियों जैसे डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव के उपयोगी तत्वों को मिलाकर व्यक्ति की समस्या के अनुसार उपयुक्त तरीका अपनाता है। अर्थात जो तरीका सबसे अच्छा काम करे उसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समाहारक परामर्श की क्या विशेषताएं होती है। पहला है, यह लचीला होता है। ठीक है, दूसरा, इसमें विभिन्न विधियों का समन्वय होता है यानी कॉम्बिनेशन होता है। यह समस्या के अनुसार बदलता है। यह व्यक्ति केंद्रित यानी इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है। इसमें कोई एक निश्चित नियम नहीं होता है। इसका महत्व क्या है, समाहारक परामर्श का महत्व, ठीक है, यह हर प्रकार की समस्या के लिए उपयुक्त होता है। यह अधिक प्रभावी परिणाम देता है। व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करता है। यह समय और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को गाइडेंस भी चाहिए और इमोशनल सपोर्ट भी, तो काउंसलर दोनों तरीकों को मिलाकर उपयोग करेगा। यही समाहारक परामर्श है।
अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि समाहारक परामर्श एक प्रभावी एवं लचीली विधि है। इसमें विभिन्न परामर्श तकनीकों का समन्वय करके व्यक्ति की समस्या का सर्वोत्तम समाधान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, समाहारक परामर्श के शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। देखिए, समाहारक परामर्श वह विधि है जिसमें परामर्शदाता विभिन्न परामर्श पद्धतियों जैसे डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव आदि के उपयोगी तत्वों को मिलाकर छात्र की आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसका शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही विशेष महत्व है। समाहारक परामर्श के शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित हैं। पहला है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसमें प्रत्येक छात्र अलग होता है, इसलिए यह विधि उसके जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन देती है। यह एक लचीली शिक्षण पद्धति है। यह शिक्षक स्थिति के अनुसार अलग अलग तरीके अपनाता है। इसमें शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है। यह समस्या समाधान में प्रभावी होता है। यह छात्र की शैक्षिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक समस्याओं का बेहतर समाधान होता है। यह छात्र केंद्रित शिक्षा होता है। इसमें छात्र को केंद्र में रखा जाता है। उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन मिलता है। इसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। छात्र को स्वयं सोचने और सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत विकास होता है। छात्र का सर्वांगीण विकास होता है। बेहतर शिक्षक छात्र संबंध होता है। इसमें शिक्षक और छात्र के बीच विश्वास और समझ बढ़ती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है और अलग अलग तरीकों के उपयोग से लर्निंग आउटकम बेहतर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाहारक परामर्श शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह लचीला, छात्र केंद्रित और प्रभावी तरीका है जो छात्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार की परिभाषा एवं इसके प्रकार लिखिए। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों, परामर्शदाता और छात्र के बीच आमने सामने बातचीत के माध्यम से छात्र की समस्याओं, विचारों, भावनाओं एवं व्यवहार को समझा जाता है। साक्षात्कार के प्रकार क्या होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या होते हैं। पहला होता है संरचित साक्षात्कार, यानी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। इसमें पहले से तय प्रश्न होते हैं, सभी से एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा होता है असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें प्रश्न पहले से तय नहीं होते हैं, बातचीत के अनुसार प्रश्न बदलते रहते हैं। अर्धसंरचित साक्षात्कार, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, कुछ प्रश्न तय होते हैं और कुछ स्थिति के अनुसार होते हैं। यह सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। चौथा होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार, इंडिविजुअल इंटरव्यू। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। पहला पढ़ा था हम लोगों ने संरचित साक्षात्कार, दूसरा पढ़ा था असंरचित साक्षात्कार और तीसरा पढ़ा था अर्धसंरचित साक्षात्कार। ठीक है, और चौथा पढ़ा व्यक्तिगत साक्षात्कार, पांचवा हमारा समूह साक्षात्कार। ठीक है, और छठा है औपचारिक साक्षात्कार और सातवां है अनौपचारिक साक्षात्कार। तो अर्धसंरचित साक्षात्कार में क्या होता है, कुछ प्रश्न पहले से तय होते हैं और कुछ स्थिति के अनुसार बनाए जाते हैं। यह सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। चौथा नंबर है व्यक्तिगत साक्षात्कार, इंडिविजुअल इंटरव्यू। एक समय में एक ही व्यक्ति से बातचीत होती है, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए यह उपयोगी होता है। फिर पांचवा होता है समूह साक्षात्कार, ग्रुप इंटरव्यू। एक साथ कई लोगों से बातचीत होती है, इससे समय की बचत होती है। और छठा होता है औपचारिक साक्षात्कार, फॉर्मल इंटरव्यू, नियम और प्रक्रिया के अनुसार, जैसे नौकरी का इंटरव्यू।
सातवां होता है अनौपचारिक साक्षात्कार, इनफॉर्मल इंटरव्यू, बिना किसी निश्चित नियम के सामान्य बातचीत के रूप में होती है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? साक्षात्कार निर्देशन की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके माध्यम से छात्र की समस्याओं को समझकर उसे उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, साक्षात्कार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरव्यू। आमने सामने की प्रक्रिया यानी फेस टू फेस प्रोसेस। पहला क्या है हमारा? पहला साक्षात्कार की विशेषताएं में आमने सामने की प्रक्रिया यानी फेस टू फेस प्रोसेस। इसमें परामर्शदाता और छात्र सीधे मिलकर बातचीत करते हैं। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नंबर, ये पहला था हमारा, व्यक्तिगत विधि, पर्सनल मेथड। यह व्यक्ति विशेष की समस्याओं को समझने के लिए उपयोगी होती है। फिर उसके बाद तीसरा दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन। इसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से दोनों पक्षों की बातचीत होती है। चौथा है लचीली प्रक्रिया, फ्लेक्सिबल मेथड। परिस्थिति के अनुसार प्रश्नों में बदलाव किया जा सकता है। पांचवा है विश्वास पर आधारित, बेस्ड ऑन ट्रस्ट। सफल साक्षात्कार के लिए आपसी विश्वास आवश्यक होता है। छठा है मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेसिक। इसमें व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और व्यवहार को समझा जाता है। सातवां है सूचना संग्रह का साधन, टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। यह छात्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का माध्यम है। आठवां है तत्काल प्रतिक्रिया, इमीडिएट फीडबैक। साक्षात्कार के दौरान तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। समस्याएं समाधान में यह सहायक होता है। यह छात्र की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करने में मदद करता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो देखिए, निष्कर्ष है साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण प्रभावी विधि है जो छात्र को समझने और उसे उचित मार्गदर्शन देने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है संचयी अभिलेख, कॉमुलेटिव रिकॉर्ड के अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए। संचयी अभिलेख का अर्थ, संचयी अभिलेख वह व्यवस्थित रिकॉर्ड या दस्तावेज होता है जिसमें किसी छात्र की शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यवहारिक जानकारी को लंबे समय तक क्रमबद्ध रूप से संकलित किया जाता है। ये छात्र के समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट का पूरा विवरण प्रस्तुत करता है। संचयी अभिलेख के उद्देश्य क्या होते हैं? पहला, यह छात्र को समझने में मदद करता है। दूसरा, छात्र की क्षमताओं, रुचियों और व्यवहार की जानकारी प्राप्त करता है। तीसरा, यह समस्याओं की पहचान करता है। चौथा, यह छात्र की कमजोरियों और समस्याओं को पहचानने में मदद करता है। पांचवा, उचित निर्देशन प्रदान करता है। छठा, सही गाइडेंस और काउंसलिंग देने में सहायता करता है। सातवां, यह शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करता है। आठवां, छात्र के पढ़ाई के स्तर और प्रगति को जानने में ये मदद करता है। फिर उसके बाद है अभिभावकों को जानकारी देना, पेरेंट्स को छात्र की स्थिति से अवगत कराता है। भविष्य की योजना, कैरियर और आगे की पढ़ाई के लिए निर्णय लेना। व्यक्तिगत विकास में सहायता, छात्र के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि संचयी अभिलेख एक महत्वपूर्ण साधन है जो छात्र के संपूर्ण विकास को समझने में और उसे उचित मार्गदर्शन देने में सहायक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है संचयी अभिलेख की विशेषताएं एवं उपयोगिता लिखिए। संचयी अभिलेख की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक, दीर्घकालीन रिकॉर्ड, लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड। यह लंबे समय तक छात्र की जानकारी को संचित करता है। फिर उसके बाद है संपूर्ण जानकारी, कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड। इसमें छात्र की शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक सभी जानकारी होती है। फिर होता है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, सिस्टमैटिक। जानकारी को सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। निरंतर अद्यतन, अपडेटेड, समय समय पर इसे अपडेट किया जाता है। वस्तुनिष्ठ, इसमें वास्तविक और सटीक जानकारी दी जाती है।
गोपनीयता, इसकी जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। देखिए, संचयी अभिलेख की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला, छात्र को समझने में सहायक होता है। इससे छात्र की पूरी जानकारी मिलती है। इससे छात्र की समस्याओं को पहचानने में मदद मिलता है। इससे छात्र की कमजोरी और समस्याओं का पता चलता है। इससे निर्देशन एवं परामर्श में सहायता मिलती है। इससे सही गाइडेंस देने में मदद करता है। शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन होता है। छात्र के परफॉर्मेंस को जानने में मदद करता है और अभिभावकों को जानकारी देने में ये मदद करता है। ठीक है। पेरेंट्स को छात्र की स्थिति बताने में उपयोगी होता है। निर्णय लेने में सहायक होता है। कैरियर और पढ़ाई से जुड़े निर्णय लेने में ये मदद करता है। व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है और छात्र के ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायक होता है। अतः संचयी अभिलेख एक महत्वपूर्ण साधन है जो छात्र के संपूर्ण विकास को समझने, उसकी समस्याओं को पहचान करने तथा उचित मार्गदर्शन करने में अत्यंत उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथात्मक विवरण, ऑटोबायोग्राफिकल रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं? आत्मकथात्मक विवरण का अर्थ, आत्मकथात्मक विवरण वह विवरण है जिसमें कोई व्यक्ति, छात्र अपने जीवन अनुभव, भावनाओं, रुचि और समस्याओं के बारे में स्वयं लिखता है। यह छात्र के आंतरिक विचारों और व्यक्तित्व को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आत्मकथात्मक विवरण की विशेषताएं क्या है? यह स्वयं द्वारा लिखा गया विवरण होता है। इसमें व्यक्तिगत अनुभव और भावनाएं शामिल होती है। यह ईमानदारी और सत्यता पर आधारित होता है। यह व्यक्ति के आंतरिक विचारों को प्रकट करता है। आत्मकथात्मक विवरण का महत्व क्या है? व्यक्ति को समझने में सहायक होता है। यह छात्र के विचार और भावनाएं स्पष्ट होती है। इसमें समस्याओं की पहचान होती है। इसमें उसकी कठिनाइयों का पता चलता है। इसमें निर्देशन और एवं परामर्श में उपयोगी होता है। इससे सही गाइडेंस देने में मदद मिलती है। इससे व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। आत्म विश्लेषण की आदत बनती है। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? आत्मकथात्मक विवरण एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति के जीवन, विचारों और भावनाओं को समझकर उसे उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन सेवाओं के रूप लिखिए। देखिए, निर्देशन सेवाओं का अर्थ, निर्देशन सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जिनके माध्यम से छात्रों को उनकी शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं व्यावसायिक समस्याओं के समाधान हेतु और मार्गदर्शन दिया जाता है। ठीक है, सहायता और मार्गदर्शन दिया जाता है। निर्देशन सेवाओं के प्रमुख रूप कौन से हैं? पहला है अभिमुखीकरण रूप, यानी अभिमुखीकरण सेवा। नए छात्रों को विद्यालय, नियमों और वातावरण से परिचित कराया जाता है। दूसरा है सूचना सेवा, शिक्षा, करियर, पाठ्यक्रम आदि से संबंधित जानकारी देना होता है। तीसरा है परामर्श सेवा, काउंसलिंग सर्विस, छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। चौथा है प्लेसमेंट सेवा, प्लेसमेंट सर्विस, छात्रों को उचित कार्य, कोर्स एवं नौकरी में स्थान दिलाना। छठा है अनुवर्ती सेवा, फॉलो अप सर्विस, यह देखना कि दिए गए मार्गदर्शन का प्रभाव क्या पड़ा। सातवां है मूल्यांकन सेवा, इवैल्यूएशन सर्विस, निर्देशन कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। और उसके बाद है अनुसंधान सेवा, रिसर्च सर्विस, छात्रों की समस्या और निर्देशन से जुड़े विषयों पर अध्ययन करना। फिर उसके बाद है रेफरल सेवा, रेफरल सर्विस, जब समस्या जटिल हो तो विशेषज्ञ के पास भेजना। निष्कर्ष क्या है इसका? निर्देशन सेवाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि इनके माध्यम से उन्हें सही दिशा और समाधान प्राप्त होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनुवर्ती सेवा का तात्पर्य एवं आवश्यकता लिखिए। अनुवर्ती सेवा का तात्पर्य, अनुवर्ती सेवा का अर्थ है निर्देशन या परामर्श देने के बाद यह जांचना कि उस मार्गदर्शन का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ा और उसे सही तरीके से अपना रहा है या नहीं। अर्थात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दिए गए सुझाव के परिणाम का निरीक्षण किया जाता है। अनुवर्ती सेवा का आवश्यकता, नीड या इम्पोर्टेंस, मार्गदर्शन की प्रभावशीलता को जानना। इससे यह पता चलता है कि गाइडेंस सही काम कर रहा है या नहीं। इससे समस्याओं का पुनः समाधान होता है। यदि समस्याएं बनी रहती है तो उसे फिर सुधारने का अवसर मिलता है।
इसमें छात्र की प्रगति का मूल्यांकन होता है, छात्र कितना सुधार कर रहा है यह समझ में आता है, आवश्यक संशोधन करना, ठीक है, जरूरत पड़ने पर दिए गए सुझावों में बदलाव किया जा सकता है, इससे बेहतर परिणाम प्राप्त होता है, सही दिशा में सुधार करके आउटकम मिलता है, छात्र को निरंतर सहायता देना, छात्र को लगातार सपोर्ट मिलता रहता है। निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष देखिए, अनुवर्ती सेवा निर्देशन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो यह सुनिश्चित करती है कि दिए गए मार्गदर्शन का सही उपयोग हो और छात्र के विकास का निरंतर विकास होता रहे, यानी छात्र का विकास निरंतर होता रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्देशन में अनुसंधान सेवा का क्या महत्व है? अनुसंधान सेवा का अर्थ, अनुसंधान सेवा निर्देशन का वह भाग है जिसमें छात्रों की समस्याओं, रुचियों, क्षमताओं तथा निर्देशन कार्यक्रम की प्रभावशीलता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है ताकि उसे और बेहतर बनाया जा सके। अनुसंधान सेवा का क्या महत्व है? समस्याओं की गहराई से समझ होती है, छात्रों की शैक्षिक, व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का सही विश्लेषण होता है, इसमें निर्देशन कार्यक्रम में सुधार किए जाते हैं, यह शोध के आधार पर गाइडेंस प्रोग्राम को और प्रभावित बनाता है, इसमें नई तकनीकों का विकास होता है, इसमें नए और बेहतर निर्देशन तरीकों का विकास होता है, यह निर्णय लेने में सहायता करता है, सही और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान की जाती है, छात्रों की रुचि और योग्यता और जरूरतों को समझने में मदद मिलती है, प्रभावशीलता का मूल्यांकन होता है, यह पता चलता है कि निर्देशन सेवाएं कितनी सफल है, इसमें शिक्षण में सुधार होता है, शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके को बेहतर बना सकता है। तो इस प्रकार अनुसंधान सेवा निर्देशन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो वैज्ञानिक तरीके से जानकारी एकत्र कर निर्देशन को अधिक प्रभावी, उपयोगी और छात्र केंद्रित बनाती है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने प्लेसमेंट सेवा का क्या महत्व दिया? प्लेटो का विचार, प्लेटो के अनुसार समाज और राज्य की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार उचित कार्य में लगाया जाए। प्लेटो द्वारा प्लेसमेंट सेवा का महत्व, योग्यता अनुसार कार्य का निर्धारण, हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए, इससे समाज का संतुलित विकास होता है, यह सही व्यक्ति सही स्थान पर होने से समाज में संतुलन बना रहता है, कार्य में दक्षता होती है, व्यक्ति अपनी रुचि के कार्य में अधिक कुशलता से काम करता है, इससे संतोष एवं खुशी मिलती है, सही कार्य मिलने से व्यक्ति संतुष्ट और खुश रहता है, राज्य की उन्नति होती है, जब लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं तो राज्य का विकास होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? प्लेटो के अनुसार रिप्लेसमेंट सेवा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार सही स्थान देना होता है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का विकास संभव हो सके। प्लेटो ने निर्देशन का क्या महत्व दिया है? अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेटो का दृष्टिकोण, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और दक्षता के अनुसार उचित शिक्षा और कार्य मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्देशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्लेटो द्वारा निर्देशन का महत्व, योग्यता, शिक्षा एवं कार्य, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा और व्यवसाय चुनने में सहायता मिलती है। व्यक्तिगत विकास, सही निर्देशन से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। सामाजिक संतुलन, समाज में हर व्यक्ति सही स्थान पर होता है जिससे संतुलन बना रहता है। कार्य में दक्षता, व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य करके अधिक कुशल बनता है। राज्य की उन्नति, जब सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं तब राष्ट्र का विकास होता है। गलत चुनाव से बचाव, निर्देशन से व्यक्ति गलत निर्णय लेने से बचता है। निष्कर्ष क्या है? अतः प्लेटो के अनुसार निर्देशन व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्ति को सही दिशा देकर उसके योग कार्य में स्थापित करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सेक्स निर्देशन एवं परामर्श का महत्व बताइए। सेक्स निर्देशन एवं परामर्श का अर्थ,
सेक्स निर्देशन एवं परामर्श वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों को शारीरिक विकास, लैंगिक स्वास्थ्य, व्यवहार एवं सही जानकारी प्रदान की जाती है ताकि वे सही निर्णय ले सके और भ्रम से बच सके। सेक्स निर्देशन एवं परामर्श का क्या महत्व है? सही जानकारी प्रदान करना, छात्रों को शरीर के विकास और बदलाव की सही जानकारी मिलती है। दूसरा है भ्रांति और अंधविश्वास को दूर करना, गलत धारणाएं और मिथक दूर होते हैं। तीसरा है स्वस्थ व्यवहार का विकास, सही और जिम्मेदार व्यवहार सीखने में मदद मिलती है। चौथा है मानसिक तनाव कम करना, किशोरावस्था में होने वाले उलझनों और तनाव को कम करता है। पांचवा है आत्मविश्वास बढ़ाना, छात्र अपने शरीर और भावनाओं को समझकर आत्मविश्वासी बनते हैं। गलत निर्णय से बचाव, गलत संगति और गलत आदतों से बचने में मदद मिलती है। व्यक्तित्व विकास, छात्र का संतुलित एवं स्वस्थ व्यक्तित्व विकसित होता है। सामाजिक समायोजन में सहायता मिलती है, समाज में सही व्यवहार और मर्यादा बनाए रखने में मदद मिलती है। इसका निष्कर्ष क्या है? सेक्स निर्देशन एवं परामर्श छात्रों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह उन्हें सही जानकारी देकर एक जिम्मेदार और संतुलित व्यक्ति बनने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन में प्रयुक्त मूल्यांकन की विधियां लिखिए। देखिए, निर्देशन में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? यह जानना कि निर्देशन सेवाएं कितनी प्रभावी है और छात्रों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है, इसके लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। निर्देशन में प्रयुक्त प्रमुख मूल्यांकन विधियां, पहला है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, छात्र से बातचीत करके उसकी प्रगति और समस्या का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, छात्र के व्यवहार और गतिविधियों को देखकर मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा है प्रश्नावली, लिखित प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद है टेस्ट, जैसे बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, योग्यता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। फिर है संचयी अभिलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, छात्र के पूरे रिकॉर्ड के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। फिर है केस अध्ययन, किसी एक छात्र का विस्तृत अध्ययन करके उसकी स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। फिर है अनुवर्ती सेवा, यह देखना कि दिए गए निर्देशन का क्या परिणाम हुआ है। फिर है उसके बाद सांख्यिकी विधि, डेटा और आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करना। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निर्देशन में विभिन्न मूल्यांकन विधियों का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि निर्देशन सेवाएं प्रभावी है और छात्रों के विकास में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, ऐच्छिक या उदार परामर्श निर्देशन यानी अनिर्देशात्मक निर्देशन क्या है? परामर्श निर्देशन क्या है? अनिर्देशात्मक परामर्श या उदार परामर्श का अर्थ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अनिर्देशात्मक या उदार परामर्श वह विधि है जिसमें परामर्शदाता व्यक्ति छात्र को स्वयं अपनी समस्या समझने और उसका समाधान खोजने की स्वतंत्रता देता है। इसमें परामर्शदाता कोई सीधा निर्देश यानी डायरेक्ट एडवाइस नहीं देता है, बल्कि केवल सहायक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। मुख्य विचार क्या है? यह परामर्श इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति स्वयं अपनी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान कर सकता है यदि उसे सही वातावरण और सहयोग मिले। इसकी विशेषताएं क्या है? यह छात्र केंद्रित होता है, यह स्वतंत्रता पर आधारित होता है, परामर्शदाता केवल मार्गदर्शक होता है, भावनाओं और अनुभवों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, निर्णय और स्वयं छात्र लेता है। ठीक है, इसमें निर्णय स्वयं छात्र लेता है। महत्व क्या है इसका? तो इससे आत्मनिर्भरता विकसित होती है, यह आत्मविश्वास बढ़ाता है, सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है, इससे व्यक्तित्व विकास में सहायता मिलती है। इसका निष्कर्ष क्या है? अनिर्देशात्मक उदार परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता देकर उसकी समस्याओं को समाधान स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेसमेंट सेवा से आप क्या अभिप्राय रखते हैं? प्लेसमेंट सेवा का अर्थ, प्लेसमेंट सेवा निर्देशन का वह भाग है जिसके माध्यम से छात्रों को उनकी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार उचित पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण या नौकरी में स्थान प्रदान किया जाता है। अर्थात यह सेवा छात्र को सही स्थान पर स्थापित करने का कार्य करती है। प्लेसमेंट सेवा के उद्देश्य क्या है? छात्र को उचित स्थान प्रदान करना,
उसकी योग्यता के अनुसार कार्य दिलाना, सही करियर चयन में सहायता करना, समय और प्रयास की बर्बादी को रोकना। प्लेसमेंट सेवा का क्या महत्व है? सही व्यक्ति को सही कार्य मिलता है, कार्य में दक्षता बढ़ती है, व्यक्ति को संतोष और सफलता मिलती है, समाज और राष्ट्र का विकास होता है। निष्कर्ष क्या है? प्लेसमेंट सेवा निर्देशन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो व्यक्ति को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार उचित स्थान देकर उसकी जीवन को सफल बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन के लक्ष्य क्या हैं? ठीक है, निर्देशन के लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस। निर्देशन का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति की उसकी समस्याओं को समझना, सही निर्णय लेने और जीवन में सफल बनाने में सहायता करना होता है। निर्देशन के प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? स्वयं को समझने में सहायता मिलती है, छात्र अपनी क्षमताओं, रुचि और कमजोरियों को पहचान सके, सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है, शिक्षा, करियर और जीवन से जुड़े उचित निर्णय लेने में मदद करता है, इससे समस्याओं का समाधान होता है, शैक्षिक, व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, इससे व्यक्तित्व का विकास होता है, छात्र के सर्वांगीण विकास में ये सहायक होती है, इससे उचित समायोजन बैठता है, छात्र को परिवार, स्कूल और समाज में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आत्मनिर्भर बनाना, छात्र को अपनी निर्णय स्वयं लेने योग्य बनाना, सही दिशा प्रदान करना, जीवन में सही मार्ग दिखाना, क्षमता का पूर्ण विकास करना, छात्र की प्रतिभा और योग्यता का पूरा विकास करना। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? निर्देशन का उद्देश्य केवल मार्गदर्शन देना ही नहीं बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर उसके जीवन को सफल और संतुलित बनाना होता है। चयनात्मक परामर्श क्या होता है? इसके गुण लिखिए। चयनात्मक या निर्देशात्मक परामर्श का अर्थ, चयनात्मक या निर्देशात्मक परामर्श वह विधि है जिसमें परामर्शदाता समस्या का विश्लेषण करके स्वयं समाधान सुझाता है और व्यक्ति यानी छात्र को उचित निर्णय लेने के लिए निर्देश देता है। इसमें परामर्शदाता की भूमिका सक्रिय होती है और वो मार्गदर्शन देता है। चयनात्मक निर्देशात्मक परामर्श के गुण क्या है? पहला, समय की बचत। ठीक है, इससे जल्दी समाधान मिलता है, इससे स्पष्ट मार्गदर्शन होता है, छात्र को सीधे सीधे सही दिशा मिलती है, निर्णय लेने में सहायता मिलती है। जब छात्र निर्णय नहीं ले पाता तब यह उपयोगी होता है। प्रभावी नियंत्रण क्या होता है? परामर्शदाता स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। कम अनुभव वाले छात्रों के लिए यह उपयोगी होता है। जो छात्र स्वयं नहीं निर्णय ले पाते उनके लिए बेहतर होता है। ये समस्या का शीघ्र समाधान होता है, जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसका निष्कर्ष यह है कि चयनात्मक या निर्देशात्मक परामर्श एक प्रभावी विधि है जिसमें परामर्शदाता सक्रिय भूमिका निभाकर व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करता है। ठीक है, समाहारक परामर्श क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्लेक्टिक काउंसलिंग यानी समाहारक परामर्श क्या है? समाहारक परामर्श वह विधि है जिसमें परामर्शदाता किसी एक ही पद्धति पर निर्भर न रहकर विभिन्न परामर्श पर विधियों जैसे डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव के अच्छे तत्वों को मिलाकर छात्र की समस्या के अनुसार उपयोग करता है। जो तरीका सबसे अच्छा काम करे उसी का प्रयोग करना ही समाहारक परामर्श है। आसान भाषा में इसे समझते हैं। अगर किसी छात्र को थोड़ा गाइडेंस चाहिए तो डायरेक्टिव के और साथ में भावनात्मक सपोर्ट भी तो नॉन डायरेक्टिव, तो काउंसलर दोनों को मिलाकर मदद करता है। यही इक्लेक्टिक काउंसलिंग होता है। समाहारक परामर्श की क्या विशेषता है? तो ये लचीला होता है, विभिन्न विधियों का मिश्रण होता है, छात्र केंद्रित होता है, समस्या के अनुसार तरीका बदलते रहता है और अधिक प्रभावी परिणाम देता है। महत्व क्या है? हर प्रकार की समस्या में उपयोगी होता है, बेहतर और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है, छात्र की जरूरत के अनुसार काम करता है, समय और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। तो इसका निष्कर्ष यह है कि समाहारक परामर्श एक ऐसी प्रभावी विधि है जिसमें विभिन्न परामर्श तकनीकों का समन्वय करके व्यक्ति की समस्या का सर्वोत्तम समाधान किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चयनात्मक परामर्श से क्या समझते हैं? चयनात्मक परामर्श वह परामर्श प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता व्यक्ति की समस्याओं, आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केवल आवश्यक और उपयुक्त विकल्पों में से सही समाधान चुनने में सहायता करता है। इससे व्यक्ति को सभी संभावनाएं दी जाती है
लेकिन उसे उसकी क्षमता, रुचि और स्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने में मदद की जाती है। चयनात्मक परामर्श की विशेषताएं क्या होती है? पहला, यह व्यक्तिगत पहला ठीक है, यहाँ पे था ना, हाँ निर्देशन हो गया था। हाँ, ये परामर्श के गुण क्या होता है? समय की बचत होती है, इससे जल्दी समाधान मिलता है। स्पष्ट मार्गदर्शन होता है, छात्र को सीधे सीधे सही दिशा मिलती है। निर्णय लेने में सहायता होता है, जब छात्र सही निर्णय नहीं ले पाता तब यह बहुत उपयोगी होता है। प्रभावी नियंत्रण होता है, परामर्शदाता स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। कम अनुभव वाले छात्र के लिए उपयोगी होता है, जो छात्र स्वयं नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते, उनके लिए बेहतर होता है। समस्याओं का शीघ्र समाधान होता है, जटिल समस्याओं का जल्दी समाधान किया जा सकता है। चयनात्मक निर्देशात्मक परामर्श एक प्रभावी विधि है जिसमें परामर्शदाता सक्रिय भूमिका निभाकर व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करता है। इक्लेक्टिक काउंसलिंग क्या है? समाहारक परामर्श का अर्थ। समाहारक परामर्श वह विधि है जिसमें परामर्शदाता किसी एक ही पद्धति पर निर्भर न रहकर विभिन्न परामर्श विधियों, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव के अच्छे तत्वों को मिलाकर छात्र की समस्याओं के अनुसार उसका उपयोग करता है। यह तरीका सबसे अच्छा काम करे उसी का प्रयोग करना ही समाहारक परामर्श है। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए, अगर किसी छात्र को थोड़ी गाइडेंस चाहिए यानी डायरेक्टिव और साथ में भावनात्मक सपोर्ट यानी नॉन डायरेक्टिव, तो काउंसलिंग दोनों को मिलाकर मदद करता है। यही इक्लेक्टिक काउंसलिंग है। समाहारक परामर्श की क्या विशेषता है? पहला, यह लचीला होता है, विभिन्न विधियों का मिश्रण होता है, यह छात्र केंद्रित होता है, समस्या के अनुसार तरीका बदलता है, अधिक प्रभावी परिणाम देता है। इसका महत्व क्या है? हर प्रकार की समस्या में उपयोगी होता है, बेहतर और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है, यह छात्र की जरूरत के अनुसार काम करता है, समय और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। इसका निष्कर्ष क्या है? समाहारक परामर्श एक ऐसी प्रभावी विधि है जिसमें विभिन्न परामर्श तकनीकों का समन्वय करके व्यक्ति की समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान किया जाता है। चयनात्मक परामर्श से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए। चयनात्मक परामर्श वह परामर्श प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता व्यक्ति की समस्याओं, आवश्यकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केवल आवश्यक और उपयुक्त विकल्पों में से सबसे सही समाधान चुनने में सहायता करता है। इसमें व्यक्ति की सभी संभावनाएं दी जाती है, लेकिन उसे उसकी क्षमता, रुचि और स्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने में मदद की जाती है। चयनात्मक परामर्श की विशेषताएं क्या होती है? व्यक्तिगत आवश्यकता पर आधारित होता है, यह परामर्श व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या और जरूरतों के अनुसार दिया जाता है। विकल्पों की उपलब्धता, इसमें व्यक्ति के सामने कई विकल्प रखे जाते हैं ताकि वह सही निर्णय ले सके। निर्णय लेने में सहायता, परामर्शदाता व्यक्ति को निर्णय थोपता नहीं बल्कि सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। तर्कपूर्ण प्रक्रिया, यह भावनाओं की बजाय तर्क, योग्यता और परिस्थितियों पर आधारित होता है। समस्या समाधान पर केंद्रित, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की समस्या का सही समाधान खोजना होता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। चयनात्मक परामर्श का महत्व, सही निर्णय लेने में मदद, यह व्यक्ति को जीवन में उचित और लाभकारी निर्णय लेने में सहायता करता है। यह भ्रम को दूर करता है, अनेक विकल्पों में से सही चुनाव करके यह मानसिक भ्रम को समाप्त करता है। यह व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, सही निर्णय से व्यक्ति का आत्मविश्वास और विकास बढ़ता है। समय और ऊर्जा की बचत होती है, गलत निर्णय से होने वाली हानि और समय की बर्बादी को रोकता है। समस्या समाधान क्षमता बढ़ाता है, यह व्यक्ति में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। जीवन को व्यवस्थित बनाता है, यह शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत जीवन को सही दिशा देता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। विशिष्ट बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से किसी न किसी क्षेत्र में भिन्न होता है। यह भिन्नता सकारात्मक भी हो सकती है जैसे अत्यधिक बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, या नकारात्मक भी जैसे मंदबुद्धि, सीखने में कठिनाई वाला। ऐसे बालकों को विशेष
शैक्षिक एवं परामर्श सहायता की आवश्यकता होती है ताकि उनका समुचित विकास हो सके। परिभाषाएं क्या है? क्रो एवं क्रो के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक दृष्टि से सामान्य बच्चों से स्पष्ट रूप से भिन्न होता है। हेल्पैक के अनुसार वे बालक जो अपनी क्षमताओं, रुचि और व्यवहार के कारण सामान्य बालकों से अलग होते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। व्यापक परिभाषा देखिए इसका। विशिष्ट बालक वे होते हैं जिनकी बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताएं सामान्य स्तर से अधिक या कम होती है और जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवृत्त अध्ययन क्या है? देखिए, व्यक्तिवृत्त अध्ययन एक ऐसी अनुसंधान या अध्ययन विधि है जिसमें किसी एक व्यक्ति, छात्र या बालक के जीवन, व्यवहार, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थिति का गहन और विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति की समस्या, उसके कारणों और समाधान को समझना होता है। देखिए परिभाषा इसका, व्यक्तिवृत्त अध्ययन वह विधि है जिसमें किसी एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करके उसकी समस्या और व्यवहार को समझा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? यह एक व्यक्ति पर केंद्रित अध्ययन होता है। इसमें गहराई से जानकारी एकत्र की जाती है। यह व्यवहार और समस्या के कारणों को समझाने में मदद करता है। इसमें परिवार, विद्यालय और समाज से जानकारी ली जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? यह व्यक्ति की समस्याओं के कारण जानने में मदद करती है। इससे उचित समाधान मिलता है और उसका परामर्श भी दिया जाता है। यह बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। तो ये हमारा था, यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का सीरीज था और ये बीएड 4th सेमेस्टर का सेकंड पेपर, जो कि ये था, क्या बोलते हैं, सेकंड पेपर था हमारा विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श। तो हमारा आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी इसके पॉइंट है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।